चलो अब लौट के आ जाओ इधर ही, फटाफट से शुरुआत करते हैं क्लास को। हम लोगों ने अभी पढ़ा था, हम लोगों को भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ लिया था? ए मार कर ले बाहर से, भारत का भौगोलिक भौगोलिक विभाजन के बाद में हम लोग अगला टॉपिक लेकर के चल रहे थे। ठीक है, जो अगला टॉपिक था वो आपका था अपवाही प्रणाली। क्या था? अपवाही प्रणाली। अपवाही प्रणाली का मतलब क्या होता है? अपवाह मतलब होता है बहने वाला। क्या होता है? बहने वाला। और बहने वाला क्या होता है? नदी। अपवाह प्रणाली, अपवाह का मतलब होता है बहने वाला, और बहता क्या है? नदियां बहती है। क्या बहता है? और नदियों के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया था। पता है ना आप लोगों को, जो मैंने मैदान बताया था, मैदान का निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? नदियों के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? नदियों के द्वारा मैदान का निर्माण हुआ है। और हमारे यहाँ जो नदियां हैं वो दो प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपवाह। अपवाह का मतलब होता है जल मार्ग को बहने के स्थान को या जल मार्ग के बहने के तरीके को अपवाह कहा जाता है। अपवाह प्रणाली बोलेंगे तो अपवाह प्रणाली का मतलब हो गया नदियों का जाल, अर्थात जल मार्ग के बहने के लिए जो नदियां हैं उनका जाल बचा हुआ है, उसको अपवाह प्रणाली कहा जाता है। अपवाह प्रणाली की कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किससे संबंधित है? नदियों से। किससे संबंधित है? नदियां इसका मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है। नदियां इसका मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग नदियों के बारे में देखेंगे कि नदियां क्या होती हैं, तो हमें ये भी समझना होगा नदियों में जल कहाँ से आता है। हमें ये भी समझना होगा नदियों का बहने का तरीका क्या होता है। हमें ये भी समझना होगा कि नदियां बहती क्यों हैं। हमें ये भी समझना होगा कि नदियों में पानी आता क्यों है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो वर्ष भर बहती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो वर्ष भर नहीं बहती। वो केवल मानसूनों पर डिपेंड करती हैं। जब वर्षा होगी तभी उसमें क्या होगा? अदरवाइज में जल नहीं आएगा। उसका जल ग्रहण स्रोत होता है, कुछ नदियों का बड़ा होता है और कुछ का होता है छोटा होता है। ठीक है, जो नदियां बहती हैं वो दो प्रकार की अपवाह प्रणाली है। पहले का नाम है हिमालयी। कौन सा है? और दूसरे का नाम है पठारी। कौन सा है? अर्थात वे नदियां जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं उनको हिमालय अपवाह कहा जाता है। अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं उनको हिमालय अपवाह कहा जाता है। इन नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। इन नदियों में वर्ष भर जल बहता है। कुछ नदियां हिमालय के उत्थान से पूर्व से बह रही थी और कुछ हिमालय के निर्माण के बाद में बहने लगी हैं। कुल मिला के सभी नदियां कहां से निकलती हैं? ऊंचे स्थान से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? पर्वतों से, चोटियों से निकलती हैं। उसमें हिमालय पर्वत से भी, हिमालय पर्वत उसकी चोटियों से, प्रमुख चोटियों से अनेक नदियां बहने लगी हैं, अनेक नदियां निकलने लगी हैं। हिमालय की नदियां, जो नदी है उसके नदी तंत्र को तीन भागों में बांटते हैं। पहला नदी तंत्र है आपका सिंधु नदी तंत्र। कौन सा है? दूसरा नदी तंत्र है उसका आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा है? ब्रह्म से लिखा है, गलत। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कौन सा है? और तीसरा है गंगा, गंगा नदी तंत्र। आप लोग कहोगे कि सर पहले तो गंगा बीच में लिख दी थी, अगर ऊपर से नीचे पढ़ के आएंगे तो गंगा नदी आप लास्ट में लिख दिया है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि हिमालय पर्वत निकल रहा था और हिमालय पर्वत निकलते निकलते नदियां उसके पूर्व उत्थान से बह रही थी। कुछ नदियां पहले से बहती हुई चली आ रही थी और हिमालय पर्वत को जगह जगह से काट दिया। जगह जगह से क्या कर दिया गया? और जगह जगह से काटने के बाद में वहां घाटियां बना दी। क्या बना दी गई थी? घाटियां बना दी थी और हिमालय पर्वत का विभाजन करके वो लगातार लगातार बह रही थी। इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां भी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो नदियां हिमालय के उत्थान से, हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही थी और अपना पानी लेकर के कहाँ आ रही थी? सागर की ओर आ रही थी। कहाँ आ रही थी? सागर की। अब मान के चलिए पानी कहीं पहले बह रहा हो और आप उसमें मिट्टी डालो, मिट्टी डालोगे तो पानी मिट्टी को बहा करके ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि पानी रुक जाएगा। और अगर अचानक से मिट्टी डालोगे तो पानी रुक जाएगा। हिमालय पर्वत का निर्माण अचानक से नहीं हुआ था, धीमे धीमे करके निर्माण हुआ था। कुल मिलाकर के सिंधु नदी है, वो सिंधु नदी उसके उत्थान से पहले से पूरे बह रही थी। और सिंधु नदी के दो हैं प्रमुख तंत्र हैं। ठीक है, जो हिमालय उत्थान से पहले से बह रहे थे, एक का नाम है सिंधु नदी और दूसरे का नाम है सतलज नदी। कौन सा है? दोनों कहां से निकलती हैं? मानसरोवर झील से निकलती हैं। तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी हिमालय के उत्थान से पहले थी और ये भी कहां से निकलती है? मानसरोवर से। लेकिन गंगा नदी तंत्र है, प्रमुख नदी तंत्र भी है, भारत के अंदर सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है, लेकिन ये हिमालय के उत्थान से पहले बहने वाला नदी तंत्र नहीं था। ये नदी तंत्र हिमालय के निर्माण के बाद हिमालय से बहने लगा है। जब नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो पानी, पर्वत ऊंचा है, पर्वत ऊंचा है तो कहीं ना कहीं गिरेंगी ना, गिरेंगी तो उस जगह पे गार्ज बना देंगी। क्या बना देंगे? और गार्ज का मतलब होता है गड्ढा। आप लोगों ने देखा होगा कि पानी अगर एक जगह पे बराबर बार बार गिराओगे तो उस जगह क्या बन जाएगा? गड्ढा बन जाएगा, उसको गार्ज कहा जाता है। और वो नदियां हैं, उस पानी निकल, या नदियों का पानी उस गार्ज से निकल करके बहता जाता है और समुद्र तक जाता है। हिमालय एक पर्वत है और वो मिट्टी से निर्मित पर्वत है। किससे निर्मित है? इसीलिए हिमालय से बहने वाली नदियां हैं, शुरुआत में गार्ज बनाती हैं लेकिन मिट्टी को बहा करके समुद्र तक ले जाती हैं।
और समुद्र में मिलने से पहले किनारे पर मिट्टी को छोड़ दे, जिसको डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इन नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र होता है, हिमालय वाली नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र होता है, वो बड़ा होता है, क्योंकि वर्ष भर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है और बर्फ पिघलेगी तो वो नदियों में बहेगी, इसके कारण पूरे समय पर वहां पर पानी बहता रहेगा, नदियां बहती रहेगी। उसके बाद में मानसून पर क्या होगा? वर्षा होगी। जब वर्षा होगी उसका जल भी कहाँ आएगा? नदियों में, और वर्ष भर वो जल भी क्या होगा? नदियों में बहता रहेगा। वर्ष भर जो जल है वो किसमें बहेगा? नदियों में। इसीलिए ध्यान रखना, हिमालय से निकलने वाली नदियों को युवा नदी कहते हैं। कैसी नदी कहते हैं? अर्थात वो नदियां जिनमें अभी ताकत है, जिनमें अभी जल है, जिनमें अभी क्षमता है पानी को ले जाने की, ज्यादा पानी है, उसको युवा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदियां वर्ष भर बहती हैं। कब बहती हैं? रीजन दो है। पहला, वर्षा का जल है वो तो बहेगा ही बहेगा, लेकिन दूसरा, इसके बाद में हम लोग देखोगे तो आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा, मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को, तो वो नदियां वहां पर जहां से निकलती हैं वहां पे बर्फ पड़ती है, ग्लेशियर हैं। जब ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगी तो जल बनेगा, पानी बनेगा, और पानी बह करके कहां चला जाएगा? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा है ना? जब पानी नदियों में पहुंच जाएगा और पानी नदियों में पहुंच करके सागर तक चला जाएगा, इसलिए वो नदियां वर्ष भर बहती रहती हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? युवा नदी कहा जाता है। समझ में आ गया? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील उसके आसपास के ग्लेशियरों से निकली है। किससे निकली है? ग्लेशियरों से निकली है, इसलिए वो वर्ष भर बहती रहती हैं, तो ग्लेशियर पिघल के पानी उनमें आता है। दूसरा, बाकी यही नदियां नहीं है, बाकी और नदियां इनकी सहायक नदियां हैं, क्योंकि ये प्रमुख नदी हैं, और ये नदी है बाकी नदियों का जल लेकर के कहां तक जाती हैं? सागर तक जाती है। कहां तक जाती हैं? मैंने आपको पढ़ाया था कि एक राज्य है पंजाब। क्या है? पंजाब का मतलब है पांच आब, अर्थात यहाँ पांच नदियां बहती हैं, क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। मैंने आपको बताया था, याद रखना है आपको, सिंधु नदी पंजाब क्षेत्र का हिस्सा है। किसका है? या पंजाब सिंधु नदी का हिस्सा है, आप ये भी बोल सकते हो, दोनों बातें एक ही है। आप लोग ध्यान रखना, सिंधु में उसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों में सबसे प्रमुख नदी, उसका नाम है झेलम। क्या नाम है? सिंधु के 5 सहायक नदियां हैं। सिंधु के अलावा इसकी कितनी सहायक नदियां हैं जो भारत में बहती हैं? इंपोर्टेंट नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दोबारा से, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। समझ में आया ना? इन 5 नदियों में से एक नदी अलग से है जो प्रमुख नदी है, जिसका नाम है सिंधु। क्या नाम है? तो 5 नदियों में से एक नदी सतलज और इंपोर्टेंट नदी सिंधु, दोनों मानसरोवर झील से निकलती है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। और ये दोनों नदियां 3-3 देशों में बहती हैं। इनका उद्गम स्थल चीन से है, भारत में होकर बहती हुई पाकिस्तान में जाती हैं। कहां पहुंचती हैं? पहला उद्गम स्थल कहां से है, उसके बाद में किस देश में आती हैं, फिर भारत के बाद किस देश में पहुंचती हैं, तो कितने देशों में बह रही हैं? इसलिए अंतरराष्ट्रीय नदी है। कैसी नदी है ये? अंतरराष्ट्रीय नदी है। बाकी बची 4 नदियां। कितनी बची? तो सबसे पहली नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है? ध्यान रखना, झेलम क्या हो गया? झेलम नदी है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहां से निकलती है? बाकी 3 नदियां बची, झेलम का चिनाब, रावी और व्यास। कौन सी? चिनाब, रावी और 3 नदियां बची, और तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जिस तरीके से गंगा नदी शुरुआत में 2 धाराओं में निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी, इसी प्रकार से चिनाब नदी भी 2 भागों में निकलती है। एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा, इसलिए उसको चंद्रा और भागा 2 नदियां मिलती हैं, तो उसका नाम होता है चिनाब। क्या नाम होता है? ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कहां बह के जाती हैं? पाकिस्तान में, और जाकर के अपना जल किस नदी में गिराती हैं? सिंधु नदी में गिराती हैं। और सिंधु नदी में ये नदियां जिस जगह मिलती है उस जगह का नाम है मिठानकोट। क्या नाम है? और मिठानकोट पाकिस्तान में है। कहां पर है? और बाकी सिंधु नदी इन सबका पानी लेकर के अरब सागर तक जाती है और कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। हिमालयी नदियां वर्ष भर बहती हैं। कैसे बहती हैं? क्योंकि यहाँ पर समुद्र, जो मानसून के समय पर पानी बहेगा मानसूनों का, और बाकी समय पर ग्लेशियर पिघलेगा और ग्लेशियर का पानी भी नदियों के द्वारा बहेगा, इसलिए ये नदियां कैसी हैं? वर्ष भर बहती हैं, तो इसलिए इनको कौन सी नदी कहा जाता है? अर्थात 2 प्रकार की नदियों में, पहला नदियां हिमालय नदी तंत्र हो गया, हिमालयी अपवा प्रणाली होगी, और दूसरा है पठारी। आप लोगों को मैंने बताया था, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, ऊंचा पर्वत है, ऊंचाई के कारण वहां पर क्या रहता है? मौसम ठंडा रहता है और धीमे धीमे बर्फ पड़ने लगती है और वो ग्लेशियर बन गए। लेकिन पठारी भाग है वो ऊंचा नहीं है, वो मैदान से ऊंचा है, लेकिन हिमालय पर्वत के बराबर ऊंचा नहीं है। पठारी अपवाह में भी अनेक नदियां बहती हैं, और अनेक नदियों में भी देखोगे
तो जितनी भी नदियां हैं वो वर्षभर ज्यादातर नहीं बहती। पठारी अपवाह की प्रणालियां जो नदियां हैं उनको प्रौढ़ नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? प्रौढ़ नदी। और प्रौढ़ नदियों का मतलब है जिन नदियों का जल स्तर कम हो गया या खत्म होने की कगार पे, अर्थात जिन नदियों का पानी है या तो वो खत्म हो गया है या खत्म होने के कगार पे। पठारी अपवाह की जितनी भी नदियां हैं वो केवल और केवल वर्षा पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? वर्षा होगी, वर्षा का पानी आएगा और नदियों में बह करके चला जाएगा। जब मानसून का ऋतु नहीं होगा तो नदियों में पानी नहीं बहेगा। जब मानसून नहीं होगा तो नदियों में पानी बहेगा। तो ध्यान रखना, पठारी नदियों को प्रौढ़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी जाना जाता है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी इनकी पठार में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। लेकिन ये नदियां कैसी हैं? प्रौढ़ नदी हैं। कैसी नदी है? प्रौढ़ नदी है। आप लोगों ने एक और नदी का नाम पढ़ा होगा, इसका नाम है, मैंने अभी अभी लिया था, गोदावरी। क्या लिया था? गोदावरी नदी आप बहुत बार पढ़े हो। हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था प्रवरा नदी। प्रवरा का वर्तमान नाम क्या है? गोदावरी है। क्या नाम है? जो प्रवरा नदी है, गोदावरी नदी, हम लोग वर्तमान में गोदावरी पढ़ेंगे। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है। उसका रीजन आपको बता दूं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि जब मानसून उठते हैं, तो सबसे पहले पश्चिमी घाट पे वर्षा करेंगे। पश्चिमी घाट पे वर्षा करेंगे तो पानी बह करके कहाँ जाएगा? नदियों में। तो नदी वर्ष भर बहेंगी। उसके बाद में वो लौट करके आते हैं, जब मानसून लौट करके आते हैं फिर जाके वो पश्चिमी घाट से टकराते हैं, वहां फिर बारिश करते हैं, द्वारा पानी नदियों में बहना शुरू हो जाता है। इसलिए गोदावरी नदी वर्ष भर बहती है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, व्रत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो पठारी नदियों का जो जल संग्रहण क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। हिमालय अपवाह की या हिमालय की नदियों के अपेक्षा काफी छोटा होता है। ये नदियां प्रौढ़ नदियां कहलाती हैं क्योंकि इनमें वर्षभर जल नहीं बहता। और वर्षभर जल न बहने का एक ही कारण है, आपको पता है ना, वर्षभर जल न बहने का एक ही कारण है, और वो कारण पता क्या है? यहाँ पर ग्लेशियर नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है? ग्लेशियर नहीं है। तो बर्फ कहां से पिघलेगी? बर्फ नहीं पिघलेगी तो वर्षभर इसमें पानी नहीं रहेगा। लेकिन मानसून आएंगे तो वर्षा जरूर होगी। मानसून आएंगे तो वर्षा, जब वर्षा होगी तो नदियों में पानी, इसलिए नदियों को मानसूनी नदियां भी कहा जाता है। कौन सी नदियां कहते हैं? मानसूनी नदियों का मतलब होता है कि वे नदियां जो मानसून के ऋतु में अर्थात वर्षा ऋतु में ही बहती हो, उनको क्या कहते हैं हम लोग? मानसूनी नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं? और पठारी नदियां अत्यधिक मात्रा में मानसून में निर्भर हैं। जितने भी हैं जो मानसूनों पर क्या है? निर्भर हैं। पठारी नदियां ज्यादातर मानसूनों पर ही निर्भर है। ठीक है। क्योंकि मानसूनों पर निर्भर है, मानसूनों से वर्षा होगी और वर्षा के कारण जल जो आएगा और वो जल बह करके कहां जाएगा? नदियों में जाएगा। और ग्लेशियर होता तो यहाँ पर वर्षभर जल बहती कि नहीं बहती? लेकिन यहाँ कोई भी ग्लेशियर है यहाँ प्रायद्वीप पठार में? कोई भी नहीं है। इसलिए नदियां प्रौढ़ हो चुकी हैं, अर्थात इसका जल है वो क्या होता है? धीमे धीमे खत्म होने के कगार पे है। कैसी पे है? लेकिन हिमालय पर्वत वाली नदियां कैसी हैं? क्योंकि उनमें जल संग्रहण क्षेत्र काफी बड़ा है, उनका जल है वो अभी खत्म होने की कगार पे है। पहला रीजन वो वर्षा और दूसरा ग्लेशियर। पहला रीजन क्या है? वर्षा होती है, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर के बहने से ये नदियां बहती हुई जाती है। यहाँ तक समझ में आया ना? अर्थात हम लोग इन नदियों को दो भागों में बांटे। पहली नदी कौन सी है? हिमालय अपवाह प्रणाली। और दूसरी प्रणाली कौन सी है? पठारी। अपवाह प्रणाली में हम लोग नदी प्रणाली को भी पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? नदी प्रणाली को। और नदी प्रणालियों को भौगोलिक आधार पर उनके उद्गम के अनुसार पढ़ा जाता है। कुछ नदियां हैं जो हिमालय से उनका उद्गम हुआ है, और कुछ नदियां इनका उद्गम पठारों से हुआ है। किससे हुआ है? दोनों में से सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? बातें क्यों कर रहे हो? मानसून क्या होता है? शाबाश, अभी बताऊंगा, चिंता मत करिए। एक मिनट इसको रिवाइज करिए, फिर मानसून बताता हूँ। नदियों का निकलने के दो तरीके होते हैं। मैंने दो जगह होती है, मैंने बताया था। एक हिमालय से निकलती है और दूसरी हमारे भौगोलिक विभाजन में, दोनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में इसको भारत का उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र भी कहते हैं, और इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था उससे पहले उस जगह पर क्या था? एक सागर था। उस सागर का नाम क्या था? धीमे धीमे टेथिस सागर क्या हो गया? खत्म हो गया। जब टेथिस सागर समाप्त हो गया उसकी जगह पर्वत ने ले लिया और उसका नाम हो गया हिमालय पर्वत। लेकिन हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले नदियां बह रही थी, इनको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। वो तीन थी। एक का नाम है सिंधु, दूसरी का सतलज, और तीसरी नाम है ब्रह्मपुत्र। एकमात्र ऐसी नदी है जो कई नामों से जानी जाती है, और अरुणाचल प्रदेश से भारत में आती है। और ध्यान रखना, मैंने सिंधु नदी तंत्र की दो नदियों के बारे में बताया था जो इंटरनेशनल है, बताया था ना? कौन सी? सतलज और सिंधु। दोनों कहां से निकलती हैं? मानसरोवर से।
चीन से निकलती हैं, उसके बाद में किस देश में आती हैं, भारत में, फिर उसके बाद में पाकिस्तान में। ब्रह्मपुत्र नदी भी सेम इसी की तरह है। ब्रह्मपुत्र नदी ये भी इंटरनेशनल नदी है, ये भी चीन से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में से भारत में आती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? हालांकि गंगा नदी भी इंटरनेशनल नदी है, गंगा नदी भारत के अलावा किस देश में जाती है? बांग्लादेश में। किस देश में जाती है? जब ये नदियां निकलती हैं तो गार्ज बनाती हैं, क्या बनाती हैं? और समुद्र में मिलती है तो डेल्टा बनाती हैं। लेकिन पठारी नदियां हमेशा ज्वार नदमुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख। समझ में आता है? वो स्थान जहाँ नदियां गिरती है गड्ढा बना देती हैं, तो पक्की जमीन होती है उनमें मिट्टी नहीं होती, इसको हम लोग ज्वार नदमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? अब लौट के तुम्हारे टॉपिक पे आते हैं, मानसून। किस बात है? एक छोटा सा मैप बना दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई देना चाहिए बस, केवल दिखाई दे रहा ना, केवल समझाने के लिए है। ठीक है, दक्षिण भारत है, इधर एक सागर, इसका नाम है अरब सागर, इधर एक खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, और नीचे की तरफ एक सागर, इसका नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? आप लोगों को अरब सागर समझना, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर को भी छोड़ दो। भारत की दो दिशाएं हैं, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर। पूर्व वाले घाट को पूर्वी घाट कहते हैं, पश्चिम की ओर कहते हैं। भारत के बीचों बीच में एक रेखा गुजरती है, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? और मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक सूर्य की रोशनी रहती है, कभी कर्क रेखा की तरफ झुकाव रहता है तो कभी पृथ्वी की गतियों के कारण दोनों रेखाओं के बीच में झुकाव रहता है। अभी जो सूर्य का झुकाव है वो किस रेखा की ओर है? जिस रेखा की ओर सूर्य का झुकाव होगा, या जिस रेखा का सूर्य की ओर झुकाव होगा, या जिस रेखा पर सूर्य की किरण सीधी चमकेंगी, वहां पर गर्मी हो जाएगी। आप लोग ये समझ लीजिए, अभी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में गुजरती है, तो सूर्य का झुकाव किस नदी की ओर है, सॉरी किस रेखा की ओर है? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी हो गई। अब जैसे ही गर्मी आएगी तो गर्मी के कारण सब कुछ गर्म होगा, अगर गर्म होगा तो पानी भी गर्म होगा, क्या नहीं होगा? पानी गर्म होगा तो धीमे धीमे क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण होगा। बाष्पीकरण तो होगा, और बाष्पीकरण बनेगा तो बादल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बादल बन जाएंगे। बादलों में किसकी क्षमता होती है? पानी की। और वो कहीं ना कहीं जाकर के वर्षा करेंगे। क्या करेंगे? अर्थात वर्षा करना, बादल बनना, उसी को मानसून कहा जाता है। समझ में आ गया? अब यहां से जो नदी अरब सागर से मानसून बने, पश्चिमी घाट पे टकराती है, पश्चिमी घाट पे वर्षा कर दी, तो नदियों में पानी बहेगा, धीमे धीमे लौट करके चले गए, तिब्बत तक वर्षा करके आ गए, पृथ्वी की गति के कारण वापस लौट के आने लगे, फिर पश्चिम घाट से टकरा गए, फिर दोबारा वर्षा करेंगे ना, तो मानसून द्वारा वर्षा हुई, उन्हीं नदियों को मानसूनी नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया ना? मानसून नदियां किसे कहते हैं? मानसून का मतलब होता है वर्षा पर आधारित। किस पर आधारित? इसीलिए पठारी नदियां किस पर आधारित है? ज्यादातर है मानसूनों पर, वर्षा पर आधारित हैं, इसलिए उनको मानसूनी नदियां भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? पठारी अपवाह में अनेक नदियां बहती हैं, जिस तरीके से हिमालय अपवाह में बहती है। हिमालय अपवाह की नदियों को 3 नदी तंत्रों द्वारा विभाजित कर दिया गया है। कितने नदी तंत्रों द्वारा? 3 नदी तंत्रों द्वारा, क्योंकि 3 नदियां ही बाकी सभी नदियों का जल लेकर के सागर तक जाती हैं। इधर गंगा और ब्रह्मपुत्र, कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र सब नदी को लेकर, सब नदियों के जल को लेकर के बंगाल की खाड़ी में जाती है, और ऊपर से देखेंगे तो सिंधु नदी बाकी नदियों के जल को लेकर के अरब सागर तक जाती है। लेकिन दक्षिण भारत में जितनी भी नदियां निकलती हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के किसी नदी में मिलती है, और ज्यादातर नदियां सीधी सागर में जाकर मिलती है, चाहे तो वो बंगाल की खाड़ी में मिले चाहे वो अरब सागर में। समझ में आया? नीचे की ओर है नहीं, झुकाव पूर्व से, मैंने अभी बताया था, उससे झुकाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। भाई नदियों पानी का बहाव उस साइड में ज्यादा होता है जहां पर उसका ढाल हो। जब ज्वालामुखी फूटी थी तो लावा बहा था, मैग्मा, जो मैग्मा था, तो भाई जिधर नीचा होगा, जिस जगह से निकलेगा तो ऊंचा हो जाएगा, लेकिन जहाँ फैलता जाएगा वो नीचा होता चला जाएगा, जहाँ फैला वो ऊंचा हो गया, पूर्व की तरफ नीचा हो गया, इसलिए ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर हो गया है। इसलिए जितनी भी नदियां वो कहाँ जाके गिरती हैं? बंगाल की। यहाँ तक किसको समझ में आया ये बताइए? किसको समझ में आया? मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछूंगा इससे संबंधित, उसके बाद मैं लिखूंगा। हाँ बताइए। हाँ, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था? अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली मतलब बहने वाला, और बहती क्या है? क्या बहती है? तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? और नदियां बहती हैं तो बहने से पहले उनका उद्गम होना चाहिए। जब नदियां निकलेगी नहीं तो बहेगी कहां से? भाई नदियां निकलेंगी नहीं तो बहेंगी कहां से? इसीलिए मैंने आपको बताया था अपवाह। अपवाह का मतलब क्या होता है? अपवाह का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, मैंने बताया था निर्धारित जल मार्गों द्वारा जल के बहने को अपवाह कहा जाता है। और निर्धारित जल मार्ग द्वारा क्या बहती हैं? भाई नदियां तो बहती हैं, वर्षा का पानी तो कहीं भी बह जाता है,
छत पर गिरेगा तो छत से बह जाएगा, मैदान में गिरा तो मैदान से बहने लग जाएगा, सड़क पे होकर भी बहेगा, डिवाइडर पे होकर के भी बहेगा, कच्चे रास्ते में बहेगा। उसका बहने का कोई स्थान निर्धारित नहीं होता है, उसका बहने का स्थान कोई निर्धारित, लेकिन नदियों का बहने का स्थान होता है वो कैसा होता है, ध्यान रखना, निर्धारित जलमार्गों द्वारा नदी को बहाने को या पानी के बहने को क्या कहा जाता है, अपवाह कहा जाता है। और दूसरा मैंने शब्द बोला था अपवाह प्रणाली, क्या बोला था, अपवाह। अपवाह प्रणाली का मतलब होता है नदियों का जाल, अर्थात नदियों के जल को बहाने के लिए जो जाल बना होता है उसको अपवाह प्रणाली कहते हैं। अब जाल समझ में नहीं आया तुम्हें, मुझे पता है, नदियों के बहने का मैंने अभी जाल बोला था ना, जो नदियों के बहने का जाल बना हुआ है उसको अपवाह प्रणाली कहते हैं। वो जाल तुम्हें अभी समझ में, आप लोगों ने कभी नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता है ना आप लोगों को समझ में नहीं आया। मैंने अभी बताऊंगा, अभी तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, देखना। अभी मान के चलिए ये नदियां बह रही है, कोई भी नदी बह रही है, नदी हमेशा ऐसे करके बहती रहती है और सागर में जाके गिर जाती है। और नदी हमेशा पर्वतों से बहती है, कहां से बहती है, क्या एक ही नदी बहती है पर्वत से, क्या सभी नदियां सागर तक जाती हैं? मान के चलो ये सिंधु नदी बह करके आ रही है, कौन सी नदी बह रही है, सिंधु में आके झेलम मिल गई, झेलम में आकर के चिनाब मिल गई, आगे चल के रावी मिल गई, आगे चल के सतलज मिल गई, कौन सी मिल गई, सतलज मिल गई, और ब्यास बह करके सतलज में मिल गई। ये नदियां नसों की तरह ही तो बह रही है ना, कहीं ना कहीं जाके किसी से जुड़ रही है ना, आपस में जाल बना रखा है ना, चाहे पानी इसमें बहे तो इसमें आएगा, इसमें बहे तो इसमें आएगा, इसमें बहे तो इसमें आएगा। ऊपर से काबुल, कुर्रम, गोमल, श्योक, गिलगित, अनेक नदियां इसमें बह रही हैं और मिल रही हैं। तो क्या बन गया एक, क्या बन गया एक अपवाह प्रणाली का मतलब बहती तो देती है ना, कहीं ना कहीं जाकर के मिल रही है। पानी किसी में बहे, लेकिन आना किस नदी में है, सिंधु में। किस में आना है, आना किस में है, ब्रह्मपुत्र में। आना किस में है, गंगा नदी में। चाहे वो यमुना नदी में बहे तो गंगा नदी में जाएगा, चंबल नदी में बहे तो गंगा नदी में जाएगा, चंबल का यमुना में और यमुना का गंगा में। आप लोगों को समझ में आया, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जुड़ने के बाद में प्रमुख नदी तक पहुंच जाती है, उसको जाल कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, इसीलिए मैंने आपको अपवाह प्रणाली बताया था। क्या बताया था, अपवाह प्रणाली का मतलब क्या होता है, अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, जल मार्गों के जाल को अपवाह प्रणाली कहा जाता है या अपवाह तंत्र कहा जाता है। जल मार्गों के जाल को, और जल मार्गों का जाल क्या होता है, मैंने आपको बताया निश्चित मार्ग होता है, वो नदियों द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, नदियों द्वारा। एक निश्चित स्थान पर बहती है ज्यादातर है, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो निश्चित स्थान पर, जैसे इसको कहते हैं बिहार का शोक, मैंने अभी वर्तमान में बताया था, बंगाल का शोक उसको भी बताया था, चीन का शोक, कई नदियां ऐसी हैं जो अपने निश्चित स्थान पर नहीं बहती है, और उसके स्थान पर जो आएगा नदियों का, तो क्या करेंगे, उसको आगे ले जाएंगी। एक चीज आपको विशेष याद रखना है, जल अपना मार्ग कभी नहीं भूलता, जल अपना अपना मार्ग है उसको कभी भी नहीं भूलता है। आज नहीं तो कल वो उस मार्ग पे जरूर आएगा। आज से हमारे बहुत पहले पूर्वज हुआ करते, उन्होंने झीलें, नदियां या फिर तालाब या पोखर जैसी चीजें बनाई थी। क्यों बनाए थे, उनको पता था कि इस सब क्षेत्र का बहाव किस जगह पर है और पानी कहाँ इकट्ठा होता है। उन्होंने देखा किस जगह पानी इकट्ठा होता है, ये सबसे निचला स्थान है, कहीं जा नहीं सकता, अब पानी यहाँ भरा रहेगा तो लोग कैसे निकलेंगे, तो उन्होंने गड्ढा बना दिया। क्या बना दिया, तो पानी आएगा इसी जगह पे आएगा तो उस गड्ढे में भर जाएगा। उनको तालाब कह देते हैं, हम लोग पोखर कह देते हैं। लेकिन धीमे धीमे करके जल का आना कम हो गया, लोगों ने उसको रास्ते को रोक लिया और उस जगह पे घर बना दिए, और जहां पानी आता इकट्ठा होता था उस जगह घेर लिया, उस पर घर बना दिया गया, बिल्डिंग बना दी गई, होटल बना दिए गए। और कुछ समय बाद भयंकर बारिश हुई, पानी आया, लेकिन पानी को पता है कि मेरा बहाव किधर है, उसको पता है कि मुझे किस ढाल पे जाना है, और वो आकर के उसी जगह पे आएगा, और उसके रास्ते पे जो आएगा घर, जो आएगी दुकान, जो आएगा मकान, जो आएगा होटल, सबको क्या करेगा, वो बह के ले जाएगा। जब बहेगा पानी स्पीड में आएगा तो तोड़ भी देगा उसको, और फिर कहते हैं कि भाई नुकसान हो गया। हम लोग हाई अलर्ट में जाते हैं, पानी भर गया, रे बरसात हो गई रे, अरे हमने उसके बहने को मार्ग को रोक लिया है, जिस जगह पे वो इकट्ठा होता है उसको कब्जा कर लिया है, इसलिए वो कहीं ना कहीं होकर के तो जरूर निकलेगा, कहीं ना कहीं होकर जरूर बहेगा। और सबसे बड़ी बात, पानी वो उचित ढाल को जानता है, वो ढाल के स्थान पर बहेगा और वो अपना रास्ता कभी नहीं भूलता। आप लोगों को पता है ना, धनौली में एक यही कंडीशन सबसे बड़ी व्यापक है, उसको पता है कि पानी का ढाल किधर है। उस जगह पे कभी पोखर वगैरह, तालाब वगैरह हुआ करते थे, लेकिन आपने देखा उन पर क्या कर लिया गया है, अब पानी कहाँ जाएगा, अब पानी तो पहले से भी आ रहा था, लेकिन पहले उस गड्ढे में भर जाता, जहां पर तालाब के रूप में तालाब नाम दे दिया गया था या पोखर नाम दे दिया, उस पर तो अब कब्जा कर लिया।
लेकिन पानी को तो पता है कि मेरा ढाल किधर है, तो वो जाकर के वहीं रुकेगा। चाहे उसके तुम्हारा घर हो, चाहे उसके तुम्हारा स्कूल हो, चाहे उसका आपका दुकान हो, चाहे उसका आपका होटल हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा राज जगह है, ये मेरी, मैं तो यहीं आकर रुकूंगा, पानी का अपना रास्ता कभी नहीं भूलता। समझ में आया ना? उसके नीचे आके रुक जाएगा, सामने ऊंचाई पे नहीं चढ़ेगा तो सामने आके खड़ा हो जाएगा। आपके घर सबके ऊंचे हैं लेकिन आपकी गलियों में पानी भरा हुआ है, क्योंकि उसको पता था कि इस एरिया, ये मेरा रुकने का एरिया था, पानी का ढाल था इधर, और वो आपने कब्जा कर लिया है। उस जगह पर पानी इकट्ठा होता था, उस जगह आपने मिट्टी डाल के ऊंचा कर दिया, लेकिन बाकी रास्ते थे, सड़क थे, सब वो तो नीचे के नीचे है, पानी उसी ढाल पे होकर के उसी जगह पा जाता है जहाँ उसका, या उसके लिए जल के लिए तालाब गड्ढे बनाए गए थे। समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई समस्या? अब समझ में आया मानसूनी नदियां क्या होती है, अपवाह प्रणाली क्या होती है। अपवाह का मतलब होता है बहना, एक निश्चित जल मार्ग द्वारा, ऐसे एक निश्चित मार्ग द्वारा जल का बहना अपवाह कहलाता है, और निश्चित मार्ग पर नदियां बहती हैं। और नदियां बहने से पहले उद्गम होगा, या तो वो हिमालय से निकलेगी या पठार से, दो जगह ऊंची हमारे यहाँ, बाकी मैदान तो नीचे है, मैदान तो नदी निकलेगी नहीं, तो या तो पर्वत से, हिमालय पर्वत से निकलेगी, या फिर हिमालय पर्वत से निकलेगी, या फिर हिमालय पर्वत ऊंचा पर्वत है, और वहां से पर्वत से ऑब्वियसली बात है कि आपको पानी निकलेगा ही निकलेगा, और ठंडा है, ग्लेशियर ही जम गए तो ग्लेशियर पिघलेंगे और पानी नदियों में आएगा। और पठार भी मैदान से ऊंचे हैं, पठार भी मैदान से कैसे हैं, तो वहां भी पानी बहेगा, और वो पानी बह करके कहाँ जाएगा, नदियों में, कहाँ आएगा, और नदियां पानी को लेकर के सागर तक पहुंच जाएंगी। समझ में आया ना? दो जगह से नदियां निकलती हैं, एक तो हिमालय से और दूसरा पठार से। किससे निकलती हैं? जैसे पहला अफवाह है हिमालयी अफवाह, और दूसरा अफवाह है पठारी अफवाह। समझ में आया? पक्का समझ में आया? ये बताइए मुझे, समझ आया टॉपिक? हम लोगों ने पढ़ी थी भारत की नदियां, भारत में बहने वाली नदियां, उनका उद्गम स्थल क्या होता है, अपवाह प्रणाली उसी को कहा जाता है। वो कहां से उद्गम हो रहा है, वो कहां से निकल रही है, तो कुछ हिमालय से निकल रही है और कुछ पठारों से निकल रही है, क्योंकि तो दोनों ही एरिया जगह है वो मैदान से क्या है, ऊंची है। पठार है मैदान से 1000 मीटर तक ऊंचा है, लेकिन उसमें चोटी नहीं है, और हिमालय पर्वत तो बहुत ऊंचा है, उसकी औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। तो नदियां वहां से निकलती हैं, और निकलती हैं उसको, हाँ निकलती हैं, तो उसको कहते हैं अपवाह। क्या कहते हैं? समझ में आ गया ना? चलो अब लिख लो इसमें आज। अब पहले लौट की तरह जाओ, आप लोगों को जहाज रानी समझा दूं। सर राजा तो बहुत सुने, लेकिन जहाज में रानी कहां से आ गई, है ना? अच्छा, किस किस के दिमाग में आया कि जहाज रानी क्या शब्द है रे, पता नहीं। ये जहाज, ये जहाज रानी क्या हो गया, ये लिखा था मैंने, जहाज रानी के लिए अनुकूल है, अर्थात मतलब जहाज में राजा रानी को बिठाने के लिए अनुकूल है, जहाज को रोकने के लिए अनुकूल है, जहाज चलाने के लिए, और बताऊं? देखो, हाँ बताऊंगा। देखो, जहाज या नाव उस पानी में चलाई जाती है, उस नदी में चलाई जाती है जब पानी ज्यादा हो। जहाज या नदी, वो जहाज या नाव उस जगह चलाई जाती है, उस नदी में चलाई जाती है जिन नदियों में जल ज्यादा हो। दूसरा, वो नदी उबड़ खाबड़ ना हो। और हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों में पानी ज्यादा होता है, लेकिन पठार से निकलने वाली नदियों में पानी बरसा रहता ही नहीं है, तो वहां नदी कहां से चल जाएंगी। और दूसरा, वो पक्के स्थान पे, एक तो पानी बहुत कम है, दूसरा वो कहते हैं पठार से निकली, पर्वत निकली तो उबड़ खाबड़ जगह है, और उबड़ खाबड़ जगह में कैसे पता चलेगा इधर पानी है, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ, पत्थर से टकरा तो वहां नाव कैसे चलेगी। इसलिए ध्यान रखना, जहाज जिन नदियों में चलाया जा सकता है उसको जहाज रानी के लिए उपयुक्त कहते हैं। इलाहाबाद से लेकर के बंगाल तक, अपनी गंगा नदी में भी जहाज चलते हैं, याद रखना, स्टीमर चलते हैं इनको, ठीक है। जो जहाज के लिए, जहाज रानी के लिए क्या है, अनुकूल है। और दूसरा होगा सिंचाई। इन नदियों में वर्ष भर जल रहता है, तो कभी भी पानी खेत में सिंचाई कर सकते हैं पानी से, और लेकिन पठारी नदियों में वर्ष भर जल नहीं रहता, उधर पानी की आवश्यकता पड़ी और नदी खाली है, तो सिंचाई के लिए उपयुक्त होंगी। और जब पानी की, उसमें पानी है तो ऊपर से वर्षा हो रही है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्या फायदा उस नदी का। समझ में आ गया ना? चलो अगला लिखो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।